ये रिकॉर्डिंग। तो वी गॉट दैट है। अब ठीक है, विल राइट दैट कि भाई अपन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है और इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है भाई। इसके लिए तो NH2P1, ये NH2P2, ये NH2P3, ये NH2P4, ये NH2P5, वो सब अपन को पता है। एंड द लास्ट वन इज वो नोबल गैसेस। तो वी नो दैट हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं अकरेंस। अकरेंस की बात कर लेते हैं जो भाई बोरॉन। अच्छा, और अपन को क्या करना होता है, सभी ग्रुप्स में जितना भी अपन पढ़ते हैं, पहले भी अपन ने पढ़ा, तो इन दोनों के बारे में अपन को ज्यादा डिस्कशन करना होता है, बाकी के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करना होता है। बस अगर इनसे कुछ इनमें रिलेटेड है तो आप बताओ, नहीं तो जरूरत नहीं होता इनको पढ़ने का। बट फर्स्ट टू एलिमेंट्स सभी पीरियड्स में अपन को फर्स्ट टू एलिमेंट्स के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ना होता है। तो अपन बात करेंगे अकरेंस की। तो पहले बोरॉन की बात कर लेते हैं। सो बोरॉन अकर्स, बोरॉन जो होता है वो नेचर में अकर करेगा एज बोरिक एसिड। सो इट अकर्स इन नेचर एज बोरिक एसिड। अपन इसको ऑर्थोबोरिक एसिड भी लिख सकते हैं। कोलेमेनाइट इसका मिनरल होता है, पहली होगा कोलेमेनाइट, इसका मिनरल होता है कैल्शियम Ca2B4O11, ये इसका मिनरल होता है। और .5H2O भी होता है इसमें, तो अपन लास्ट में .5H2O लिख लेंगे। O11 तो यहां से हटा ही देता हूं ना इसमें। कोलेमेनाइट इसका मिनरल होता है, दैट इज Ca2B4O11 B6O11, ये इसका मिनरल होता है। .5H2O मतलब इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी होता है कोलेमेनाइट में। फिर बोरेक्स, बोरेक्स का तो स्ट्रक्चर वगैरह अभी अपन ने काफी पढ़ा हुआ है। Na2B4O7 .10H2, ये बोरेक्स होता है। और इसमें ही अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का नंबर चेंज कर दिया जाए ना, तो अपन उसमें कर्नाइट भी बोलते हैं उसको। कई बार वो बोरेक्स को कर्नाइट लिख देते हैं, तो अपन बोल सकते हैं कि भाई देख, बोरेक्स कैन आल्सो बी नोन एज अ कर्नाइट, बस इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन डिफरेंट होता है। बाकी तो बोरेक्स और 10H2 होता है बोरेक्स। तो ये तो बोरॉन के ओर्स हो गए। ऐसे अगर अपन एल्यूमिनियम के लिए लिखेंगे तो एल्यूमिनियम इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट। सो इट इज थर्ड मोस्ट abundant on earth crust, abundant on earth crust. It is the third most abundant element of the earth crust after oxygen, जो कि सबसे ज्यादा होता है। ऑक्सीजन तो 45.5 होता है परसेंट, एंड सिलिकॉन इज, क्योंकि पत्थर तो बहुत सारा है, 27.5%, 27.2%। ऐसे सो इसके जो मिनरल्स होंगे, द मिनरल्स आर, एक तो बॉक्साइट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, Al2O3.2H2O, ये। अब इनको ना बॉक्साइट से कैसे एल्यूमिनियम निकालेंगे, ये सब मेटलर्जी वाला पार्ट है, वो अपन देखेंगे इन मेटलर्जी चैप्टर। पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे अपन मेटलर्जी। हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि इसके ओर्स कौन कौन से हैं। बॉक्साइट, क्रायोलाइट, ये इसका ओर है, Na3AlF6 द क्रायोलाइट। फिर एल्यूमिनियम का ओर माइका भी होता है,
माइका तो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है अर्थ क्रस्ट में, KAl3S4O10 होता है, और अपन इसमें OH को होल ट्वाइस लिखते हैं, दैट इज माइका. सो दीज आर द ओर ऑफ अपन कहेंगे एल्यूमिनियम. थैलियम जो होता है, इट इज मोस्ट टॉक्सिक अमंग देम. Pl is most toxic among all the elements. अब इनके मेटलर्जी, गैलियम और इंडियम के मेटलर्जी की जरूरत नहीं अपन को, दे एग्जिस्ट एज ऑक्साइड्स, सो मोस्ट टॉक्सिक अमंग देम, है ना. सो Pl is most toxic among them. कभी कभी टॉक्सिटी. हाँ बोलो. सर क्रायोलाइट में वो Na3 है ना? हाँ Na3 ही है, अपन लिखा हुआ Na3Al6. दिस इज बोरॉन एंड एल्यूमिनियम है. एल्यूमिनियम के ओर्स अपन ने पढ़े, बोरॉन के ओर्स भी पढ़े. अब अपन प्रॉपर्टीज की बात कर सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज. अगर अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो पहले अपन लिख लेते हैं एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस ऑब्वियसली बात है, अपन कहेंगे भाई टॉप टू बॉटम बढ़ना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है ना. एटॉमिक रेडियस जो होता है, बोरॉन सबसे छोटा होता है, लेकिन गैलियम और एल्यूमिनियम में चेंज है. एल्यूमिनियम जो होता है वो बड़ा होता है गैलियम से, अपन ने इसलिए तो इसको सर्कल कर रखा है ना. वो पीरियोडिक टेबल में ही बताया था मैंने, एटॉमिक रेडियस में. फिर इंडियम एंड थैलियम होता है. थैलियम सबसे बड़ा होता है, लेकिन इस पार्ट में अपन को एटॉमिक रेडियस याद रखना होता है. और एटॉमिक रेडियस इसका गैलियम का एक्चुअली 135 पिकोमीटर्स होता है, जबकि ये 143 पिकोमीटर्स होता है. अपन उसको वैल्यू भी लिख लेते हैं कि देखो भाई उसका वैल्यू बड़ा है एटॉमिक रेडियस से. फिर अपन थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लिख लेते हैं. अपन को पता है, ये भी अपन ने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा हुआ है कि भाई एल्यूमिनियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप. एक्सेप्शन में लिखा हुआ है अपन ने ऐसा सर्किल करके. तो अपन कहेंगे भाई देखो इलेक्ट्रॉनिक, अब बोरॉन तो नॉन मेटल है तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा. फिर Tl होता है, फिर In होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए, फिर गैलियम होता है, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एल्यूमिनियम होता है. Let that be right. अगर अपन आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, आयनाइजेशन एनर्जी तो बोरॉन सबसे छोटा है तो ऑब्वियसली बात है उसके लिए सबसे ज्यादा होगा, और उसके बाद Tl आता है. वो इसलिए क्योंकि इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है. फिर गैलियम है, एल्यूमिनियम है, और इंडियम है. मतलब इसमें एक बात हमें ध्यान रखना है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो इन दोनों के बीच में पूछा जाता है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे. इसलिए एल्यूमिनियम और गैलियम का ध्यान रखना. बाकी चीजों से बहुत ज्यादा ऑर्डर पे अपन ध्यान नहीं देंगे, लेकिन एल्यूमिनियम और गैलियम पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से पूछेंगे. दूसरा प्रॉपर्टी लिखते हैं, दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट. मेरे ख्याल से इनर्ट पेयर इफेक्ट अगर तो अपन नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट तो हमने पीरियोडिक टेबल में लास्ट में काफी पढ़ा हुआ है, और उसके प्रॉपर्टीज बाकी सब कुछ देखा हुआ है ना. इट इज ड्यू टू, मैं एक शॉर्ट में लिख देता हूँ, इनर्ट पेयर इफेक्ट का डेफिनेशन लिख लेंगे, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है अपन को. इट इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन, मतलब वो 6s2 इलेक्ट्रॉन है. NH2 क्या लिखना है अपन को, इधर N लिखा था इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ, 6s2 इलेक्ट्रॉन्स of valence shell
by inner f electrons, inner f orbital electrons. It is the reluctant of the s electrons. s इलेक्ट्रॉन के लिए अपन लिख ही देते हैं भाई, ये तो 6s2 इलेक्ट्रॉन होता है। इस ग्रुप में काफी एक्सेप्शन है ना, अपन को पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बोरॉन तो नॉन मेटल है लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसलिए ज्यादा है क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट है। प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट बताएगा बस, फिर इंडियम है, फिर गैलियम है, उसके बाद एल्यूमिनियम। यही तो प्रॉब्लम है, यही तो ऑर्डर चेंज हो रहा है, तभी तो प्रॉब्लम आ रहा है, अपन एक्सेप्शन में दिख रहे हैं। द रिलक्टेंस ऑफ पता नहीं कौन था भाई, कम से कम म्यूट तो रखो। द रिलक्टेंट ऑफ 6s2 electrons, that is s electron of valence shell, to take part in bonding, in bonding. But inert pair effect only exists in the last element of 13, 14, 15 groups, है ना, सिर्फ लास्ट एलिमेंट में होता है। तो अपन ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, सो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो दो ही होते हैं, एक +1 होता है, एक +2 होता है, एंड +3, ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। अगर इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, और तीनों को रिमूव करूंगा तो +3 आएगा, +2 नहीं होता है ना। द स्टेबल ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, due to the inert pair effect, the stability of oxidation state, अगर अपन बात करेंगे तो बोरॉन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में बोरॉन ज्यादा स्टेबल है, एल्यूमिनियम से ज्यादा स्टेबल है, गैलियम से ज्यादा स्टेबल है, इंडियम से और हेलियम से, ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट, राइट। बट अगर हम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो Tl+1 ज्यादा स्टेबल होता है, दैट इज इंडियम +1 से ज्यादा स्टेबल होता है गैलियम +1 से। एल्यूमिनियम एंड बोरॉन डू नॉट एग्जिस्ट इन +1 स्टेट, वो एग्जिस्ट करते ही नहीं है +1 स्टेट में। They only form compounds in +3 state. Boron and aluminium only form compounds in +3 state. बाकी किसी स्टेट में वो अपने कंपाउंड्स नहीं बनाते, राइट। और बोरॉन +3 स्टेट उसका इतना ज्यादा स्टेबल होता है कि वो सारे के सारे कंपाउंड कोवेलेंट ही बनाता है। बोरॉन +3 only forms covalent compounds. बोरॉन सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। तो नेक्स्ट पेज पे अपन चलते हैं और लिखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी।
समझे? तो नेक्स्ट पेज पे चलता है। इंडियम और थैलियम में देयर इज डी ऑर्बिटल, डी इलेक्ट्रॉन्स ना, इसमें बहुत सारे डी इलेक्ट्रॉन है, इसमें एफ इलेक्ट्रॉन भी है। तो एफ इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, तो टेंडेंसी ऑफ दिस थैलियम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं उनका टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। दैट वाज द रीजन। और इसमें डी इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा रहता है। Next we can write is physical properties. अपन physical properties तो पढ़ रहे हैं अपन। नेक्स्ट में अपन को पॉइंट नंबर लिखना है, that is 4. So फोर्थ वाले पॉइंट में लिखेंगे अपन, बोरॉन इज एक्सट्रीमली हार्ड। बोरॉन इज एक्सट्रीमली हार्ड। is extremely hard. No? And black solid. Due to its crystalline structure. Its crystalline structure. So it has high melting point and boiling point. The rest of the elements are soft. Are soft with low melting point. बाकी सबका melting point कम होता है. And they are soft. Gallium has a melting point of 303 Kelvin. So in summer it exists as a liquid. As liquid. And it has boiling point of 2676 Kelvin. There is really huge difference between the melting and the boiling point, which makes it suitable for make it useful material लिख लेते हैं for measuring high temperatures, क्योंकि वो easily vaporize नहीं होगा ना, तो जो थर्मोमीटर में रीडिंग आएगा वो एग्जैक्ट आएगा। measuring for high temperature, तो हाई टेम्परेचर का अपन इजीली मेजर कर सकते हैं, मतलब ये वेपराइज नहीं होगा इजीली। इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है तो वेपराइज इजीली नहीं होते वो। Gallium appears to show the oxidation state of +2. Gallium appears to show +2 oxidation state. As GaCl2, but it is existing as वो Ga+2 नहीं था, वो GaCl2 का डाइमर था जिसमें गैलियम +3 और +1 में एग्जिस्ट कर रहा था, और +2 होता ही नहीं था, या तो +1 होगा या +3 होगा। तो ये ना डाइमर जैसे दिख रहा था अपन को, ये Ga2Cl4, तो अपन को लगेगा अच्छा ये ऐसे कर लो तो ये बन जाएगा। हाँ, तो वो ये तो था, इस फॉर्म में लग रहा था अपन को कि अच्छा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं, वो +2 करता ही नहीं,
ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकते। एल्यूमिनियम एंड गैलियम both forms आयनिक एज वेल एज कोवेलेंट कंपाउंड, लेकिन बोरॉन सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है एज वेल एज कोवेलेंट कंपाउंड। जैसे अपन लिखेंगे AlF3 है, Al2O3 है या Aln है, ये आयनिक कंपाउंड्स है। बट अगर अपन ऐसे लिखते हैं AlCl3 है, AlBr3 है, ये कोवेलेंट कंपाउंड्स है। तो एल्यूमिनियम कैन फॉर्म आयनिक एज वेल एज कोवेलेंट कंपाउंड बोथ, बट बोरॉन सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। Melting point of element decreases down the group. जो एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। ये नोट्स के बाहर अपन को कुछ नहीं पढ़ना, एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, एचएससी बोर्ड का बुक नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, लेकिन नोट्स आपके पास सारे होने चाहिए। इन्हीं नोट्स से अपन को क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो। अब अपन केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, अब केमिकल प्रॉपर्टीज में हमेशा पहले अपन ये लिखते हैं रिएक्शन विद एयर। एयर में आप O2 लिख सकते हो और N2 लिख सकते हो, या फिर सिर्फ O2 और N2 भी लिख सकते हो। अगर अपन रिएक्टिविटी चेक करेंगे ना विथ एयर, तो बोरॉन इज अनरिएक्टिव in crystalline form. Boron is unreactive in crystalline form. और जो एल्यूमिनियम होता है ना, अगर कोई सॉलिड एल्यूमिनियम है तो वो सरफेस पे ऑक्साइड लेयर बना देता है। एल्यूमिनियम फॉर्म्स वेरी थिन ऑक्साइड लेयर on the surface. It forms oxide layer on the surface which protect metal from further reaction. वो आगे रिएक्ट नहीं करता। मान लो अपने पास एल्यूमिनियम है, अपन चाहते हैं इसको डिसॉल्व करें किसी में, तो अगर इसके सरफेस पे ऑक्साइड लेयर बन गया ना, Al2O3 इज हाईली स्टेबल, तो ऊपर वो लेयर बना लेता है, तो अंदर वाला कोई भी एल्यूमिनियम रिएक्ट नहीं करेगा, अंदर वाला एल्यूमिनियम फिर रिएक्ट नहीं करेगा। Then it will not react. अमॉर्फस, अगर एल्यूमिनियम और बोरॉन अमॉर्फस में है, अमॉर्फस so amorphous boron and aluminum when heated with air in air forms ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बना देंगे और नाइट्रोजन के साथ नाइट्रेट बना देंगे।
अगर अपन ऑक्साइड्स की बात करें तो B2O3 बनेगा, Al2O3 बनता है, गैलियम ऑक्साइड बनता है, इंडियम ऑक्साइड बनाएंगे अपन, एंड थैलियम ऑक्साइड बनाएंगे. These are the oxides. अब दिस इज नॉन मेटल ऑक्साइड, तो एसिडिक होगा. ये मेटल का ऑक्साइड है तो बेसिक होता है. जब भी एसिडिक से बेसिक में जाते हैं तो एम्फोट्रिक भी आता है, ये अपन ने पढ़ा. अमorphous बोरॉन का मतलब होता है पाउडर्ड फॉर्म में या इररेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम, इट इज लेस स्टेबल. और अमorphous बोरॉन ग्रीन कलर का होता है. लेकिन क्रिस्टलाइन बोरॉन काफी ज्यादा स्टेबल होता है, वो ब्लैक कलर का होता है. तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर acidic in nature. These are amphoteric. And these oxides are basic because IN and TL, they are metallic. So these are basic oxides. These are the basic oxide. This is boric anhydride. If it is acidic in nature, it will react with NaOH, it will react with the base. But ये amphoteric तो एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो बेस के जैसे बिहेव करेंगे, और बेस के साथ रिएक्ट करोगे तो एसिड के जैसे बिहेव करेंगे. अगर अपन B2 ऑक्साइड्स को डिसॉल्व करेंगे पानी में, B2O3 when treated with water, it will form boric acid. This is a boric acid. That is called boric anhydride. इसको वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो बोरिक एसिड बनेगा, और बोरिक एसिड को अगर NaOH से रिएक्ट करेंगे तो दिस इज अ एसिड, दिस इज अ बेस, विल गेट द एसिड बेस रिएक्शन दैट विल बिकम NaBOH होल 4. ये तो अपन ऐसे लिखेंगे, या फिर इसको हीट करके वी कैन राइट सोडियम मेटाबोरेट. दिस इज सोडियम मेटाबोरेट. ऑब्वियसली बात है, वाटर हटाऊंगा, मेटाबोरेट, इट विल फॉर्म सोडियम मेटाबोरेट. अगर बोरिक एसिड को अपन हाई कॉन्सेंट्रेशन में ले लें, पानी में होगा तो एक प्लस होगा और ये भी एक प्लस होगा, तो विल गेट दिस. तो अगर अपन इसका हाई कॉन्सेंट्रेशन ले लें तो ये ट्राइमराइज हो जाता है. So boric acid with high concentration, it exists as a trimeric metabolite. तो देखते हैं अपन क्या करते हैं. नेक्स्ट पेज पे चलेंगे अपन. Amorphous means they are in a powdered form. Amorphous मतलब irregular arrangement of atom. Amorphous का स्टेबिलिटी हमेशा कम होगा क्रिस्टलाइन से. Amorphous में हमेशा सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी.
राइट। चलो, आपने नोट कर लिया। सो नेक्स्ट पेज पे चलता है। बोरिक एसिड इन हाई कॉन्सेंट्रेशन एग्जिस्ट एज, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन of boric acid, that is H3BO3, exist as trimeric metaborate. Exists as a trimeric metaborate. अभी trimeric metaborate is like this, जैसे concentration high होगा ना तो will write like this, H3BO3 है, high concentration लिखेंगे अपन, हाई कॉन्सेंट्रेशन, तो अपन 3 मोल्स ले लेते हैं बनाने के लिए स्ट्रक्चर ट्राइमेरिक मेटाबोरेट के लिए। तो इट विल एग्जिस्ट लाइक दिस, द ट्राइमेरिक मेटाबोरेट B3O3OH whole 4, the negative charge plus H3 a positive plus H2. This is how it exists, the trimeric metaborate. ट्राइमेरिक मेटाबोरेट का स्ट्रक्चर जो होगा वो ऐसे होगा, आप बोरोन का ऑक्साइड बॉन्ड बना लो ऐसे, बोरोन का ऑक्साइड बॉन्ड बना लो ऐसे, बोरोन के ऑक्साइड बॉन्ड बना लो ऐसे, हर एक बोरोन के बीच में एक ऑक्सीजन, और सभी बोरोन को एक OH दे दो। एक बोरोन को एक्स्ट्रा OH दे दो आप, तभी वो नेगेटिव चार्ज आएगा। 4 OH है ना, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगर एक बोरोन को अपन कहेंगे आप एक एक्स्ट्रा दोगे तो ये दोनों बोरोन फिर sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे, लेकिन ये वाला बोरोन तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। तो ट्राइमेरिक मेटाबोरेट में हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोरिक एसिड में एक बोरॉन sp3 होता है और 2 बोरॉन्स sp2 होते हैं। ये अपन से एग्जाम में पूछेंगे। ट्राइमेरिक मेटाबोरेट अगर है तो व्हाट आर द हाइब्रिडाइजेशंस। बाकी स्ट्रक्चर ऑफ H3BO3 of H3BO3 is like this। अपन को पता है H3BO3 में HOB लिखते हैं, इसमें भी OH लिखते हैं और इसमें भी OH लिखते हैं। अपन को पता है कि भाई बोरॉन जो होता है H3BO3 में इट हैज एम्प्टी ऑर्बिटल और इनके पास लोन पेयर्स है। तो ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन सारे ऑक्सीजन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। बोथ boron and O atoms are sp2 hybridized due to back bonding, जबकि इसके पास 2 लोन पेयर्स हैं ऑक्सीजन के पास। जैसे अपन वाटर में लिखते हैं ना, भाई व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ वाटर, अपन कहते हैं ये 2 लोन पेयर है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, sp3 हो गया। लेकिन अगर कोई लोन पेयर डिलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है, अगर वो किसी और ऑर्बिटल के साथ मिक्सिंग शो कर रहा है, तो अपन उस लोन पेयर को सिग्मा बॉन्ड में काउंट नहीं कर सकते। अब अगर किसी एटम के पास 2 लोन पेयर हैं तो कॉन्जुगेशन में एक ही जा सकता है, मतलब मिक्सिंग में एक ही जा सकता है, दूसरा नहीं जा सकता, दूसरा नहीं जा सकता। So we'll get like this, H3BO3. Second, अब boric acid is, ठीक है, we'll write that कि अपन boric acid ये मिलेगा अपन को। Next we can write this is second property we can write reactivity towards halogens with halogens.
बोरोन डायरेक्टली हैलोजन से रिएक्ट करेंगे टू फॉर्म ट्राइहैलाइड्स एक्सेप्ट Tl, that is thallium, all forms. अब वो इनर्ट पे इफेक्ट की वजह से नहीं आता, बट ऑल फॉर्म ट्राइहैलाइड्स। मतलब कोई भी एलिमेंट है, अपन उसको एलिमेंट को ई लिख लेते हैं, अपन एलिमेंट है EX3 ट्राइहैलाइड्स। तो ई मैंने एलिमेंट ले रखा है इसमें, बट Tl कैन फॉर्म TlI3। तो ट्राइहैलाइड तो यहाँ भी लिखा था आपने, तो TlI3 लिख तो रहे हो आप, लेकिन ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। एक्चुअली जब अपन लिखते हैं तो I नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव एंड F नेगेटिव। I and Br have tendency to react with extra halogens. I and ये रिएक्शन नहीं होते, लेकिन इसका टेंडेंसी होता है I3 नेगेटिव बनाने का या Br3 नेगेटिव बनाने का। I नेगेटिव रिएक्ट्स विद I2 टू फॉर्म I3। अपन ने तो स्ट्रक्चर भी पढ़े हुआ, I3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर बताओ, शेप लीनियर स्ट्रक्चर इज sp3d। है ना, राइट? सो इट कैन फॉर्म लाइक दिस, इट इज नॉट ट्राइहैलाइड। ये ट्राइहैलाइड है, बट इसमें इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब all trihalides are Lewis acidic. All trihalides are Lewis acids. All trihalides are Lewis acids. Trihalides are Lewis acids. Abhi, we know that acidic strength. Acidic strength. अगर अपन ट्राइहैलाइड्स की बात करेंगे तो जैसे अगर फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आइडाइड है, ये अपन कई बार पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में और क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुके हैं। इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा इसका होता है, फिर इसका होता है, फिर इसका होता है, क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग होता है, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। लेकिन अगर अपन एल्यूमिनियम की बात करें, मतलब अपन ऐसे बात करें कि भाई ठीक है, मेरे पास फिर ऐसे BF3 है, AlF3 है, GaF3 है, PlF3 है और TlF3 है, तो फिर टॉप टू बॉटम इट डिक्रीजेस। अगर हैलोजन सेम होगा तो ट्राइहैलाइड फिर ज्यादा किसका होगा, बोरॉन का ज्यादा एसिडिक होगा। लेकिन अगर हैलोजन डिफरेंट है और एलिमेंट सेम है तो फिर अपन ऐसे, अगर एलिमेंट सेम है मतलब मेटल सेम है और हैलोजन डिफरेंट है तो विल राइट दैट आयोडाइड का साइज, आयोडाइड का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। लेकिन अगर अपन मेटल चेंज करेंगे, एलिमेंट चेंज करेंगे और हैलोजन को सेम रखेंगे तो टॉप टू बॉटम इट विल डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ट्राइहैलाइड्स, राइट? Next we can write that reactivity with that is about the trihalides what we required, मतलब halides का acidic character अपन को कैसे डिस्कस करना है, we got it. So next we can write is reactivity towards water. Reactivity with water. Boron is not affected by H2O, मतलब normal water or steam.
नॉर्मल वाटर एंड स्टीम, मतलब हीट भी करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला. इट इज नॉट अफेक्टेड बाय नॉर्मल वाटर और स्टीम. बट एल्यूमिनियम को अगर अपन बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करें तो फिर इट विल फॉर्म एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड द हाइड्रोजन विल बी लिबरेटेड. If oxide layer is not present on aluminum, present on its surface, अब गैलियम और इंडियम तो रिएक्ट करते ही नहीं है वाटर से. डू नॉट रिएक्ट विद वाटर इन एनी कंडीशन. आप बॉइल भी करोगे तब भी नहीं करेंगे. और टीएल, अब टीएल +1 तो बनाना चाहता है, बट प्रॉब्लम यह है कि उसमें भी ऑक्साइड लेयर बनता है. टीएल इज रिएक्टिव but forms an oxide layer on its surface. Oxide layer on its surface. On its surface. That is. That is about the properties. तो ज्यादा properties नहीं होंगे बोरोन के, क्योंकि property बोरोन is less reactive और बाकी सब एल्यूमिनियम से ही अपन को रिएक्शन लिखना होता है. तो ठीक है, विल राइट दैट व्हाट इज anomalous behavior of boron, ना? Different behavior of boron than other elements. Behavior of boron. अब एनोमलस बिहेवियर मतलब हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि देखो भाई, सभी ग्रुप में फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट का प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है. फर्स्ट एलिमेंट का प्रॉपर्टी इसलिए डिफरेंट है बिकॉज उसमें डी ऑर्बिटल नहीं होते, और लास्ट एलिमेंट का इसलिए डिफरेंट है बिकॉज उसमें एफ ऑर्बिटल होते हैं, जिनका पुअरेस्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है. सो एनोमलस बिहेवियर क्यों होता है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल. ऑफ डी ऑर्बिटल ये तो हमेशा ही अपन को पता है. ये आप किसी भी ग्रुप के लिए लिखो, हम तो ये लिख देंगे स्मॉल साइज ऑफ एटम एंड हाई आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ये रीजन हमेशा होता है. अगर किसी का भी एनोमलस बिहेवियर लिखोगे, ये रीजन हमेशा होगा, व्हाई इट इज बिहेविंग डिफरेंट देन द अदर एलिमेंट्स. तो एनोमलस बिहेवियर लिख लेते हैं. इस ग्रुप में बोरॉन इज द ओनली नॉन मेटल, बाकी सब मेटल है. बाकी सब मेटल है. Boron is the only non-metal, and it shows allotropy. Allotropy. Amorphous मतलब irregular arrangement of atoms, and crystalline मतलब regular arrangement of atoms.
दोनों ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अपन से पूछ रहे हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। हाँ ऑब्वियसली बात है भाई, नॉन मेटल होगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी तो हाई होगा ही होगा। इफ इट इज अ नॉन मेटल देन इट्स इलेक्ट्रॉन अफिनिटी विल बी हाई। If it is a non-metal, then its electron affinity is high. Boron is not metalloid. बोरॉन मेटलॉइड नहीं होगा। The reason is पहले भी अपन ने लिखा हुआ है, अपन ने पहले भी अपन इस पे कर चुके हैं। ये इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पहले भी मैंने आपको बताया कि बोरॉन इज नॉन मेटल। अरे भाई बोरिक एसिड, अगर कोई भी कंपाउंड अगर एसिड बना रहा है ना, अगर कोई भी कंपाउंड एसिड बना रहा है ना, है ना, अगर कोई भी कंपाउंड एसिड बना रहा है तो अपन को पता है कि अगर वो एसिड बना रहा है इसका मतलब है वो नॉन मेटल है, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड ही एसिड बनाते हैं। बस सेकंड लिखते हैं, इट फॉर्म्स ओनली कोवेलेंट कंपाउंड। बाकी सब कोवेलेंट भी बना सकते हैं और आयनिक भी बना सकते हैं, एंड हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बाकी सब तो सॉफ्ट होते हैं और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये पेज लिखो, फिर अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, फोर्थ पॉइंट लिखेंगे उसका। तो थर्ड पॉइंट में वी विल राइट दैट इट्स ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। और बाकी सबका या तो एम्फोटेरिक था या फिर बेसिक था। ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। इट्स हाइड्राइड और BH3 की बात कर रहा है, इज स्टेबल देन अदर्स, और बॉन्ड लेंथ की वजह से देन अदर्स, ड्यू टू राइट ना शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। Due to the shortest bond length. So अपने का सर melting point will be low and the boiling point will be high, right? नहीं, melting point बोरॉन के लिए तो बहुत ज्यादा है। बोरॉन का melting point क्योंकि क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ रहा है ना, इसलिए बहुत ज्यादा हाई होगा वो। Only boron can form क्योंकि वही नॉन मेटल है ना, कंपाउंड्स विद द मेटल, बोराइड्स विथ एक्टिव मेटल्स, ये बोराइड्स है क्योंकि नॉन मेटल है ना, तो एक्टिव मेटल के साथ कंपाउंड बना सकता है। बाकी सब
मैं कोई भी नॉन मेटल थोड़ी था, एक्टिव मेटल्स। जैसे एक एग्जांपल लिख लेते हैं, मैग्नीशियम को रिएक्ट करता हूं बोरॉन के साथ टू गिव मैग्नीशियम बोराइड। इसकी वैलेंसी 3 है, इसकी 2 है, तो इसको लिख लो 3 और इसको लिख लो 2। लो भाई हो गया, तो मैग्नीशियम बोराइड हो गया ये। तो सिंस दिस इज नॉन मेटल, तो जैसे नॉन मेटल होता है ना, Mg को Cl2 से रिएक्ट करूंगा तो MgCl2 बना सकता हूँ। तो नॉन मेटल था, ये मेटल था, इसलिए कंपाउंड बना वो। तो हैलाइड्स हो गया, मैं मैग्नीशियम हैलाइड्स लाइक दैट। This is about the anomalous behavior of boron. Next we can write is, अपन थोड़ा सा बोरॉन को ही पढ़ते हैं, पहले उसका प्रिपरेशन देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ बोरॉन कैसे करेंगे अपन? ठीक है, अब अपन को थोड़ा प्रॉपर्टीज लिखेंगे तो अपन इस टाइप से डिस्कस करते हैं, क्योंकि अब शॉर्ट में डिस्कस करने पड़ेंगे, कुछ रिएक्शंस भी लिखने पड़ेंगे। तो अपन क्या करेंगे, जैसे अपने पास गिवन है प्रिपरेशन के लिए, आप बोरिक एनाइड्राइड ले लो और उसको मेटल के साथ हीट करो, सोडियम या पोटेशियम या फिर दैट इज मैग्नीशियम मेटल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ। इसके साथ हीट करूंगा तो आई विल गेट द बोरॉन, और बाकी मेटल का ऑक्साइड बनेगा, नो डाउट। ये जो बोरॉन बनेगा ना, दिस विल बी अमॉर्फस बोरॉन। अगर इनके जगह आप कोई दूसरा मेटल लो, जैसे अपने पास B2O3 है, इसको एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता हूं, तो दैट इज, और एल्यूमिनियम को पाउडर्ड फॉर्म में होना चाहिए क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए एल्यूमिनियम पाउडर के फॉर्म में। इसको हीट करूंगा तो ये बोरॉन जो बनेगा दैट इज क्रिस्टलाइन बोरॉन। ज्यादा स्टेबल भी होता है क्रिस्टलाइन बोरॉन। हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें पता चलेगा जो अमरफस बोरॉन होता है ना, वो ग्रीन कलर का होता है, और जो क्रिस्टलाइन बोरॉन होता है वो ब्लैक होता है। उससे अपन को पता चल जाएगा कि कौन सा बोरॉन बना। तो कलर से बता सकते हैं अपन की अमरफस है, मतलब इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम है उसके सॉलिड शेप में, या फिर ब्लैक दिखेगा तो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विल बी रेगुलर अगर ब्लैक है तो। सी लिखते हैं अपन। वेन आर्कल मेथड भी होता है। वैसे वेन आर्कल मेथड अपन मेटलर्जी ऑफ एलिमेंट्स में पढ़ेंगे। यहाँ तो अपन थोड़ा सा बस, वेन आर्कल मेथड में क्या होता है, अपन बोरॉन आयोडाइड लेते हैं और उसे टंगस्टन फिलामेंट पे हीट करते हैं, हीटेड ऑन टंगस्टन फिलामेंट। फिलामेंट एक्चुअली फिलामेंट पे, टंगस्टन फिलामेंट होता है तो उसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, 1800 केल्विन। तो यहाँ पर बोरॉन एज अ सॉलिड बनता है और I2 लिबरेट हो जाता है। इतने टेम्परेचर पे आयोडीन जो है वो I2 जैसे लिबरेट हो जाता है गैसियस फॉर्म में, तो अपन को प्योर बोरॉन मिल जाता है, एंड इट विल बी हाईली प्योर बोरॉन जो अपन को मिलता है। इसको अपन वेपर फेज रिफाइनिंग कहते हैं, जो अपन मेटलर्जी में नेक्स्ट ईयर चैप्टर में पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर में वो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में अपन ये पढ़ते हैं, वेन आर्कल मेथड। मैं बोरॉन ट्राइहेलाइड से भी बना सकता हूं, अगर अपने पास कोई भी बोरॉन ट्राइहेलाइड है, जनरली अपन क्लोराइड और ब्रोमाइड लेते हैं, लेकिन अपन किसी ट्राइहेलाइड्स को अगर हाइड्रोजन के साथ हीट करते हैं, बट इसको अच्छा खासा हीट करना पड़ेगा रेड हॉट तक, राइट? तो रेड हॉट तक तो अपन फिलामेंट पे ही करेंगे, बट इट इज नॉट टंगस्टन, क्योंकि टंगस्टन फिलामेंट, टंगस्टन मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर अपन बोरॉन ट्राइहेलाइड को H2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो जो बोरॉन बनेगा
प्लस हाइड्रोजन हैलाइड्स बनेंगे। तो यहाँ पर जो बोरॉन बनेगा इसको अपन ऐसे कर लेते हैं, ये ट्वाइस है, ये थ्राइस है, अपन इसको 6 बना लेंगे, ये ट्वाइस बना लेंगे। तो ऑन टंगस्टन फिलामेंट इन कॉपर, राइट ना, और कॉपर भी ले लेते हैं अपन वहां पर, इन कॉपर इलेक्ट्रोड्स। एक मिनट है, कोई कुछ पूछ रहा है, पहले अपन को देख लें। सर मेल्टिंग पॉइंट एंड द मेल्टिंग पॉइंट विल बी लो एंड बॉइलिंग पॉइंट विल बी हाई, नहीं ये अलग है। सर ये कलर का डिफरेंस क्यों होता है? हाँ तो ठीक है ना, अमरफस और, हाँ तो भाई ठीक है ना, कलर का डिफरेंस, अगर पार्टिकल साइज होता है तो भी कलर डिफरेंस होता है। अपन को गोल्ड कैसे दिखता है? येलो। उसका सोल्यूशन बनाओ तो रेड बनता है। अगर सोल्यूशन में पार्टिकल का साइज डिफरेंट है तो अलग कलर दिखेगा। क्योंकि सरफेस एरिया अगर डिफरेंट होगा तो भी कलर डिफरेंट हो जाता है। तो अमरफस में सरफेस एरिया डिफरेंट होगा, क्रिस्टलाइन में सरफेस एरिया डिफरेंट होगा। अमरफस में पाउडर्ड फॉर्म में होगा और क्रिस्टलाइन में सॉलिड ब्लॉक जैसे होगा, तो अलग अलग दिखता है। इसलिए वो अपन को कभी कभी किसी के पैकिंग पे भी डिपेंड करता है कि उसका कलर क्या है। सो बोरॉन में ऐसा होता है। तो ये तो लिबरेट हो जाएगा, फिलामेंट पे हीट करेंगे, लेकिन ये अपन को मिल जाएगा एज अ सॉलिड। और जनरली इन सब में सबसे ज्यादा प्योर अपन को यही मिलेगा। ये अगर अपन को ऐसे कहा जाए कि बताओ प्योर बोरॉन कैसे बनाए, तो फिलामेंट ऑफ कॉपर वायर लिख लेंगे अपन। हाँ, तो अगर प्योर बोरॉन बनाने की बात करें तो आप ट्राइहेलाइड से बता देना कि भाई ट्राइहेलाइड्स को अगर मैं हीट करूंगा तो आई विल गेट द प्योर बोरॉन इन अ रेड हॉट फिलामेंट ऑफ कॉपर। बोरॉन के प्रॉपर्टीज तो अपन काफी कुछ लिख चुके हैं, अपन को लिखने की जरूरत नहीं। इट इज एक्सट्रीमली हार्ड ब्लैक सॉलिड ड्यू टू क्रिस्टलाइन नेचर, बोरॉन हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, बाकी सब सॉफ्ट होते हैं, वो सारा पार्ट अपन लिख चुके हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। अगर बोरॉन को अपन प्योर बोरॉन की, अब अपन बोरॉन के रिएक्शन लिख रहे हैं, तो बोरॉन को अगर अपन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो ऑक्साइड बनाएगा नाइट्रोजन से नाइट्राइड, और अगर एयर से रिएक्ट कर दें तो दोनों एक साथ बन जाएंगे। तो ये बोरॉन ऑक्साइड भी बनाएगा, दैट इज कॉल्ड बोरिक एनाइट्राइड, प्लस बोरॉन नाइट्राइड भी बनाएगा। पहले भी लिखा अपन एट 700 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बोरॉन इजीली रिएक्ट नहीं करता, उसको टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, और अगर क्रिस्टलाइन होगा तो रिएक्ट ही नहीं करेगा। ये भी अपन अमरफस पे से लिख रहे हैं। बोरॉन को अगर कार्बन से रिएक्ट करें तो बोरॉन कार्बाइड बनाता है। इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है बोरॉन कार्बाइड की। थर्ड वी कैन राइट दैट, अगर किसी भी एलिमेंट को, मतलब नॉन मेटल लिख लेते हैं, एनी नॉन मेटल व्हेन ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड HNO3, एनी नॉन मेटल व्हेन ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड HNO3, तो वो नॉन मेटल का एसिड बना देगा और NO2 लिबरेट करेगा। अब बोरॉन की जगह आप कार्बन ले लो तो कार्बोनिक एसिड बना देंगे, सल्फर ले लो तो H2SO4 बना देंगे, आयोडीन ले लो तो HIO3 बना देंगे, Cl2 ले लो तो, मतलब कोई भी नॉन मेटल ले लो वो उसका एसिड बना देंगे, नॉन मेटल का जो भी एसिड बनता होगा, और NO2 लिबरेट करेगा। बना से बना, बिल्कुल ऐसे ही अगर अपन कोई नॉन मेटल ले लें और उसे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करवा दें तो नॉन मेटल का एसिड बना देंगे हमेशा, और सल्फर जो था सल्फेट
जैसे नाइट्रेट का NO2 बनता है ऐसे सल्फर का SO2 बनता है। बैलेंस करो। ये हमेशा ऐसे ही होता है कि भाई किसी भी नॉन मेटल को HNO3 या कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करो, द रिएक्शन विल बी सेम। बोरॉन को अगर NaOH से रिएक्ट करूंगा तो एसिड से रिएक्ट करके तो बताया, अगर बेस से रिएक्ट किया तो ऑब्वियस सी बात है, बेस से रिएक्ट करोगे तो एक्वस बेस होगा, तो आई विल राइट सोडियम बोरेट प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड। तो मैं इसको बैलेंस कर लूंगा। सो दिस इज कॉल्ड सोडियम बोरेट। विल गेट सोडियम बोरेट। बोरॉन कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ऑल्सो, मतलब अगर अपन एज रिड्यूसिंग एजेंट कि भाई CO2 है उसको बोरॉन से रिड्यूस करवा देता है, या SiO2 है उसको भी बोरॉन से रिड्यूस करवा सकता हूँ, क्योंकि बोरिक एनाइड्राइड बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। बोरिक एनाइड्राइड बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, तो वो उनसे ऑक्सीजन ले लेगा। विल गेट लाइक दिस। विल गेट लाइक दिस। ये कुछ रिएक्शन है जो अपन को पता होने चाहिए बोरॉन में, इनसे अपन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वो मेनली जो क्वेश्चन पूछेंगे वो इनसे पूछेंगे। मैंने वैसे भी, और मुझे भी सारी चीजें ही लिखनी है ऑलरेडी ऑब्वियसली, वैसे सारे बोरॉन के रिएक्शंस आपको पता होने चाहिए। मैंने वही लिखे हुए हैं जो अपन को जरूरत है, और इसके अलावा अपन को कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। अब अपन पढ़ेंगे कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन। कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन। अब कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन में वी कैन राइट बोरेक्स। The molecular formula of borax is Na2B4O7.10H2. पहले तो अपन को बोरेक्स का स्ट्रक्चर ही आना चाहिए, क्योंकि बोरेक्स के स्ट्रक्चर वैसे तो अपन ने बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है, केमिकल बॉन्डिंग में बोरेक्स का स्ट्रक्चर, बट काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोरेक्स के स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो आप क्या करो, Na2B4O7 है तो Na2 को आप बाहर लिख लो, आप सभी बोरोन के बीच में एक ऑक्सीजन लिख लो, दैट इज कॉल्ड द ऑक्साइड बॉन्ड। चार बोरोन थे, मैंने चार ऑक्साइड बॉन्ड बना लिए। और उसके बाद किसी भी दो बोरोन एटम में, या तो इन दोनों में या फिर इन दोनों में, अल्टरनेट किसी भी दो बोरोन एटम में एक ऑक्सीजन लिख लो। और सभी बोरोन एटम के पास एक OH लिखो। सभी बोरोन एटम के पास एक OH लिखो। बोरोन तो मैक्सिमम 3 बॉन्ड ही बना सकता है बस। तो फिर इसमें दो बोरोन तो ऐसे हैं जो 4 बॉन्ड बना रहे हैं, हाँ भाई, तो उसमें नेगेटिव चार्ज होगा। अगर 4 बॉन्ड होंगे तो फिर बोरोन पे नेगेटिव चार्ज होगा। अगर बोरॉन 4 बॉन्ड बना रहा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो अपन कहेंगे इसमें, जैसे अपन चेक करेंगे ना, तो दो बोरोन एटम ऐसे हैं जिन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है,
और 2 बोरॉन ऐसे हैं जिन पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। .8H2. This is the structure of boron. ये स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स है। बोरेक्स के स्ट्रक्चर में कितने ऑक्साइड बॉन्ड है? इट हैज 5 ऑक्साइड बॉन्ड। जो भी बोरॉन ऑक्साइड बॉन्ड मतलब ऑक्साइड बॉन्ड मतलब बीओ बीओ बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड ऑक्साइड बॉन्ड। 5 हो गए। बोरेक्स को जब अपन हीट करते हैं ना, वे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से है ना, इसमें ऑक्सीजन 9 है, हमें 7 चाहिए, तो मैंने ऑक्सीजन 9 नहीं, मैंने 2 वाटर मॉलिक्यूल को अंदर यूज किया, 4 हाइड्रोजन भी तो दिख रहे, तब भी तो 8H2O लिखा ना, 10 होना चाहिए था। है ना, ठीक है ना। सो अपन नेक्स्ट पेज पे चलेंगे भाई, लिख लो, और ये स्ट्रक्चर वगैरह अच्छे से ध्यान रखना, इससे काफी क्वेश्चन आते हैं स्ट्रक्चर से। मतलब इस पेज में अगर अपन चेक करेंगे ना, तो ये बताओ सर क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएगा, तो एक तो इन दोनों से और एक ये स्ट्रक्चर वाले पार्ट से, इस पेज में सबसे ज्यादा पूछा जाएगा ये। चलो, मुझे लगता है सबने लिख लिया, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ और नेक्स्ट पेज पे अपन पढ़ेंगे, है ना। अब अपन बोरेक्स के बारे में पढ़ते हैं। इफ इसको पॉइंट ए लिख लेते हैं अपन, है इसको पॉइंट ए लिखते हैं और फिर पढ़ते हैं। रुको भाई, क्या हुआ, स्ट्रक्चर में पूछेंगे कितने बोरॉन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, कितने बोरॉन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन अपन से पूछे जाएंगे स्ट्रक्चर पे। कितने ऑक्साइड बॉन्ड होते हैं उसमें, है ना, कितने ऑक्साइड बॉन्ड होते हैं, कितने बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब ऐसे पूछेंगे क्वेश्चन स्ट्रक्चर पे। जैसे बता रहा हूं वैसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको डायरेक्टली लिखे हुआ। मुझे लगता है आपने एस ब्लॉक सॉल्व नहीं किया, अगर एस ब्लॉक सॉल्व करोगे तो साफ साफ दिखेगा आपको कि जो सर ने नोट्स में लिखा है वही तो पूछते हैं तुमसे डायरेक्टली। मेरे ख्याल से हो गया भाई, अब मतलब किसी ने कहा था कि सर लास्ट पेज दिखा दो एक बार, तो मुझे लगता है कि लास्ट पेज से हो गया उसका। चलो, अब अपन इसमें पॉइंट्स में लिखते हैं ना, ये स्ट्रक्चर बना लिया अपन ने बोरेक्स का, अब बोरेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन लिखते हैं अपन पॉइंट्स में। जब अपने पास बोरेक्स होगा ना, Na2B4O7 .10H2, अगर अपन बोरेक्स को हीट करेंगे तो पहले ये वाटर मॉलिक्यूल लॉस्ट करता है एंड वी गेट, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हटेगा ना, तो ये क्रिस्टल फिर सॉलिड फॉर्म में नहीं लगे, पाउडर्ड फॉर्म में आ जाता है, Na2B4O7 में कन्वर्ट होगा। दिस इज सॉलिड है बोरेक्स, ये सॉलिड बोरेक्स था। अभी सॉलिड तो ये भी होगा लेकिन ये फ्लफी मास होगा। फ्लफी मास मतलब जैसे टेल्कम पाउडर होता है ना,
स्लिपरी मास वैसे हो जाएगा। अगर अपन इसे भी हीट करेंगे फर्दर तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम मेटाबोरेट में और बोरिक एनाइड्राइड में। तो ये सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनाइड्राइड, दिस इज सोडियम मेटाबोरेट एंड दिस इज बोरिक एनाइड्राइड, है ना। वो लिखा अपन ने, उसको लिखने की जरूरत नहीं। तो ये जो सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनाइड्राइड का कॉम्बिनेशन होता है ना, दिस इज इन फॉर्म ऑफ ग्लासी मास। ग्लासी मास मतलब जैसे ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है ना, वैसे सॉलिड तो बनता है लेकिन ग्लासी मास होता है, उसको अपन ग्लासी बीड बोलते हैं, ग्लासी बीड, क्योंकि वो एकदम सॉलिड नहीं होता, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। ट्रांसपेरेंट तो होता है लेकिन फ्लेक्सिबल भी होता है, स्टिकी। ये जो ग्लासी बीड होता है ना, दिस ग्लासी बीड व्हेन हीटेड विथ right na, so when metal oxides heated with glassy bead gives colored metabolite। अपन सब मेटल ऑक्साइड ही देते हैं, कलर्ड मेटाबोरेट, है ना। मेटल मेटाबोरेट, अब बोरेट ही लिख दो सब सीधा सीधा, कलर्ड मेटल बोरेट्स। मेटाबोरेट ही लिख लेता हूं। एक आध एग्जांपल भी दे दूंगा ना कैसे। एक्चुअली जो ग्लासी बीड होता है ना, मान लो अपने पास ऐसे है कॉपर सल्फेट, हीट करो तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ये कॉपर ऑक्साइड जो होगा ना, इसको मैं ग्लासी बीड के साथ रिएक्ट करूंगा, तो ये कॉपर मेटाबोरेट बना देगा, कॉपर मेटाबोरेट। और ये ब्लू कलर मास होगा। उस ब्लू कलर से मुझे पता चल जाएगा कि जो कॉपर था ना, कॉपर ये तो व्हाइट होता है, नाइट्रस कॉपर सल्फेट। सो मुझे पता चल जाएगा कि इसमें जो मेटल ऑक्साइड बने, अपन को नहीं पता, हमें तो बस कलर, कोई भी सॉल्ट ले लिया अपन ने, व्हाइट सॉल्ट, हमें कैसे पता चलेगा कि वो कॉपर है। तो अपन कहेंगे एक काम करो, उसमें बोरेक्स बीट टेस्ट लगा दो। बोरेक्स बीट टेस्ट में क्या होता है, इस पूरे कंप्लीट रिएक्शन को बोरेक्स बीट टेस्ट कहते हैं अपन। तो अपन कहेंगे ठीक है, पहले बोरेक्स से आप ग्लासी बीड बना लो और ग्लासी बीड में उस कंपाउंड को, जो आपको व्हाइट कलर का कंपाउंड गिवन है, उसको रिएक्ट करवा दो। अगर ब्लू कलर आया तो बता देना वो कॉपर, लेकिन वो कोबाल्ट भी हो सकता है क्योंकि कोबाल्ट भी बनाता है ब्लू कलर। लेकिन कोबाल्ट और कॉपर को डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है। सो ड्राई टेस्ट अपन उन मेटल के लिए लगाते हैं जिनका स्कूल में जो टेस्ट ट्यूब में सोल्यूशन में टेस्ट लगाते हैं ना, उनको सोल्यूशन में टेस्ट लगाना मुश्किल है। हाँ हाँ बिल्कुल, स्कूल में तो बोरेक्स बीट टेस्ट करवाते भी हैं किसी किसी स्कूल में। बिल्कुल, कि वो मेटल ऑक्साइड में कौन सा कैटाइन प्रेजेंट है उसी का तो टेस्ट लगा रहे हैं करिए। तो दिस इज अ ड्राई टेस्ट, तो ये स्कूल में पढ़ाएंगे अपन को, अगर आप स्कूल में अगर प्रैक्टिकल करवाएंगे तो वो आपको ड्राई टेस्ट में बोरेक्स बीट टेस्ट लगवाएंगे। दिस इज कॉल्ड बोरेक्स बीट टेस्ट, कॉल्ड बोरेक्स बीट टेस्ट। मैं भी क्वालिटेटिव एनालिसिस में इसको और भी इसके फॉर बट बताऊंगा, बहुत सारे क्वालिटेटिव एनालिसिस में, क्योंकि ड्राई टेस्ट तो पढ़ाऊंगा ही मैं, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट, चारकोल कैविटी टेस्ट, सब टेस्ट पढ़ाते हैं। इट इज अ सॉल्ट एनालिसिस।
तो अगर कॉपर एंड कोबाल्ट है तो ये ब्लू कलर देता है, मतलब अपन कलर लिख लेते हैं, अपने इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो कलर है। भाई बताओ कौन सा मेटल ऑक्साइड कौन सा कलर देगा, तो अगर कोबाल्ट और कॉपर है तो ब्लू कलर आएगा। बड़ा अच्छा है ना, सी से बी याद रख सकता हूँ, मैं भी ऐसे ही याद रखता हूँ। क्रोमियम होगा तो आर से मैं ग्रीन को याद रख लेता हूँ। फिर इसमें एम भी होता है जो पिंक देता है, इसमें निकल भी होगा जो ब्राउन बनाएगा, और आयरन भी होगा जो येलो बनाता है। इनके अलावा बाकी कोई दूसरा मेटल बोरेक्स बीट टेस्ट नहीं देता, बस यही देते हैं। सो इनके अलावा किसी भी मेटल के लिए आप बोरेक्स बीट टेस्ट बताना भी नहीं, बस यही देंगे अपन को बोरेक्स बीट टेस्ट। ठीक है, अब जैसे अपन ने टेस्ट ऑफ मेटल ऑक्साइड देखा, ऐसे बी पॉइंट लिखते हैं जिसमें अपन एक बार बोरेटाइन को टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट ऑफ बोरेटाइन। और बोरेक्स भी लिख सकते हैं अपन, क्योंकि अपन बोरेक्स को क्या करेंगे, बोरे अपन कन्वर्ट कर लेंगे बोरेक्स को बोरेटाइन में। तो व्हाट विल डू, अपन क्या करेंगे कि भाई इसमें ना, जैसे अपने पास बोरेक्स गिवन है, तो Na2B4O7 गिवन है, अपन इसको रिएक्ट करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO के साथ और वाटर के साथ, एक्वा सोल्यूशन तो चाहिए। तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे, भाई सोडियम को तो कहीं भी सल्फेट मिलेगा वो Na2SO4 बना ही देगा, प्लस ये बनाएगा H3BO3। बोरॉन 4 है तो अपन इसको 4 बना लेते हैं, तो बैलेंस करेंगे तो वी रिक्वायर 5H2O। ये बैलेंस हो गया। अब ये जो बोरिक एसिड होता है ना, जैसे बोरिक एसिड ऐसे BOH होल थ्राइस, बोरॉन ऑक्सीजन भी 3 थे और हाइड्रोजन भी 3 थे, दिस इज बोरिक एसिड। अपन बोरिक एसिड को रिएक्ट करते हैं इथेनॉल के साथ, C2H5OH इथेनॉल, इसको रिएक्ट करेंगे इथेनॉल के साथ, तो ये ट्राइथाइल बोरेट बनाता है, दैट इज बी, ये तीनों OH OC2H5 से रिप्लेस हो जाते हैं, प्लस H2 बनाएगा, ये बन जाएगा। ये जो बनते हैं ये होते हैं वेपर्स ऑफ ट्राइथाइल बोरेट, राइट, ये होते हैं वेपर्स ऑफ ट्राइथाइल बोरेट। अब अपन क्या करेंगे, अपन यहां लिख सकते हैं द वॉलेटाइल ट्राइथाइल बोरेट, ये जो ट्राइथाइल बोरेट होता है ना, वॉलेटाइल ट्राइथाइल बोरेट, जो वॉलेटाइल ट्राइथाइल बोरेट होता है बर्न्स विथ ग्रीन एज फ्लेम्स, एज फ्लेम इन बंसन बर्नर। जब अपन स्कूल में जो बर्नर होता है ना, अगर उसमें अपन इसे बर्न करें, स्कूल वाले बर्नर में अगर अपन इसे बर्न करें, तो ये ग्रीन एज फ्लेम के साथ बर्न करेगा, मतलब जो वेपर्स निकलेंगे ना टेस्ट ट्यूब से उसको बर्न करते हैं अपन, उसको बर्न करेंगे तो ग्रीन एज आएगा। That is the test of boratine. So this is about the borax we can write. Next we can write the next compound. We are going to write orthoboric acid, मतलब H3BO3, दूसरा कंपाउंड orthoboric acid. अपना क्लास कब तक है?
तो एक मिनट है, 1.5 तक या 1.10 तक ऐसे है। तो ठीक है, अपन थोड़ा सा बोरिक ये पढ़े, बोरिक्स ऑर्थोबोरिक एसिड पढ़ना है या मतलब बस हो गया आज? बताओ। 115 तक है। अच्छा रुको, फिर इसको कंप्लीट, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, छोटा सा ही पार्ट है ये तो बोरिक ऑर्थोबोरिक एसिड को अपन प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम द मिनरल्स कोलेमेनाइट। ये कोलेमेनाइट मिनरल से अपन बनाएंगे। कोलेमेनाइट इज Ca2B6O11 डॉट, राइट ना? अपन को कोलेमेनाइट मिनरल दैट इज 5H2, इससे बनाते हैं अपन, राइट? ऑर्थोबोरिक एसिड। तो चलो बनाते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड कैसे, मतलब एक मेथड तो ऐसे लिख लेते हैं अपन कि भाई देखो अपने पास अगर कोलेमेनाइट मिनरल है Ca2B6O11, तो इसको अपन हीट करेंगे Na2CO3 के साथ, बॉइलिंग। ऑन बॉइलिंग इट विल गिव अस बोरेक्स, ये बोरेक्स बनाएगा प्लस सोडियम मेटाबोरेट बनाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो ये कार्बोनेट लिए ही अपन ने इसलिए कि कैल्शियम जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाए। तो ये तो ट्वाइस करना पड़ेगा अपन को क्योंकि कैल्शियम है, ये तो सॉलिड पीपीटी बना देगा। और मेटाबोरेट के लिए ये ट्वाइस कर देते हैं तो सोडियम भी बैलेंस हो जाएगा। ये लो भाई बैलेंस हो गया। और फिर अपन क्या करेंगे, ये बोरेक्स जो बनेगा इसको वाटर में डिसॉल्व कर लो तो ऑर्थोबोरिक एसिड बन जाएगा। इसको अगर वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो आई विल गेट दैट ट्वाइस ऑफ NaOH प्लस 4H3BO3, दैट इज हाउ वी गेट। ले भाई हाइड्रोजन को देख के अपन बता सकते हैं 7H2 चाहिए। सो दिस इज योर ऑर्थोबोरिक एसिड, ये मिल गया अपन को ऑर्थोबोरिक एसिड। अब एक मेथड तो ये हो गया अपन को प्रिपरेशन का, प्रिपरेशन ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड। दूसरा मेथड लिख लेते हैं। दूसरा मेथड तो अपन को देखो ऊपर भी दिख रहा है, ये भी तो ऑर्थोबोरिक एसिड बनाया था आपने, मतलब मैं बोरेक्स को क्या कर सकता हूँ, किसी भी एसिड से रिएक्ट करवा सकता हूँ, तो भी तो मुझे ऑर्थोबोरिक एसिड मिलेगा। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन। Na2CO3 के बाद ये तो बोरेक्स है ना, एरो के बाद थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, ये ले बोरोन है, बोरेक्स B4O7। एरो के ऊपर लिखा हुआ है बॉइलिंग, एरो के ऊपर मैंने बॉइलिंग लिखा था। चलो अब नेक्स्ट पेज की बात करते हैं हम, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो बी देखते हैं कैसे बनाना है अपन को। अगर अपन कोलेमेनाइट को मतलब Ca2B6O11 को SO2 से रिएक्ट करें, SO2 अब H2SO4 भी तो लिया था आपने, तो H2O प्लस SO2 एक तरीके से एसिड ही ले रहे हो, लेकिन SO2 लेने से ये कैल्शियम बाइसल्फाइड बनाएगा, कैल्शियम बाइसल्फाइड बनाता है और बोरिक एसिड बनाता है डायरेक्टली, H3BO3 बनाएगा। 6 बोरिक एसिड है, ट्वाइस कैल्शियम है, बाकी अपन को बैलेंस करना पड़ेगा। सल्फर 4 है और वाटर अपने पास 11 हो गया, एक ही हो जाएगा। एक और मेथड लिख सकते हैं अपन, अगर अपने पास डायरेक्टली बोरेक्स है Na2B4O7, तो भी अपन इसे HCl से रिएक्ट करवा देते हैं और वाटर से रिएक्ट करवा देते हैं, तो अपने पास सोडियम का तो क्लोराइड बनने वाला है और बोरिक एसिड बनने वाला है। तो लाइक दैट वी कैन राइट।
दिस इज हाउ वी कैन राइट द बोरेक्स। अब इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड। तो इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। अपन ने बोरिक एसिड, कैरम पाउडर होता है, कैरम में जो पाउडर डालते हैं ना, ये बोरिक एसिड वही होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। So it is a white crystalline solid sparingly soluble in water. Soluble in water, लेकिन हॉट हीट करोगे तो ज्यादा soluble होता है water, but highly soluble in hot water. On heating लिख सकता हूं मैं, हीट करोगे तो बहुत ज्यादा soluble है। It is monobasic acid, basic acid। मतलब ये n फैक्टर इसका 1 होगा, ये तो अपन कई बार पढ़ चुके हैं। n फैक्टर इसका, इसमें एक दो सेंटेंस ही लिखने हैं, तो अपन फिर नेक्स्ट कंपाउंड को नेक्स्ट टाइम पढ़ लेंगे। मोनोबेसिक एसिड मतलब अगर अपन मोनोबेसिक वीक एसिड भी लिख सकते हैं अपन यहीं पर, वीक एसिड। इसको अगर पानी में डिजोल्व करेंगे ना, इट्स अ लुईस एसिड है, तो पानी में डिजोल्व करूंगा तो इट विल फॉर्म लाइक दिस। वो पानी से OH लेता है और पानी में H+ साइन देता है, इसलिए अपन उसे एसिडिक बोलते हैं। कि उसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टन लाउरी थ्योरी, अगर किसी को पानी में डिजोल्व करने से H+ साइन देता है तो वो एसिडिक होगा। राइट, but it behaves as a strong acid. It behaves as strong acid in presence of cis diols और कैटेकॉल। एक्चुअली कैटेकॉल भी सिस डायोल है। मतलब अगर कोई ऐसे कंपाउंड है, सिस डायोल मतलब जिसमें OH ग्रुप, डायोल मतलब 2 OH हो, दिस इज इथाइलिन डायोल। अगर इसमें H3BO3 लिखेंगे ना अपन, तो इससे प्रोटॉन देने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इसकी, सिस डायोल से, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने वाले। तो इसका जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा इनके साथ, ये डेल्टा नेगेटिव है तो इनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अगर ये इससे इलेक्ट्रॉन पुल करेंगे तो ऑक्सीजन विल बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो फिर ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो इसकी प्रोटॉन देने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, फिर इसकी प्रोटॉन देने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। इसकी प्रोटॉन देने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। सो इट बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि अब ये इजीली प्रोटॉन दे देगा, यहां से ये प्रोटॉन इजीली दे देगा। राइट, तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा सिस डायोल्स में। अगर H3BO3 को हीट करेंगे अपन, तो पहले हीट करने से ये मेटाबोरेट बनाता है। ये बोरिक एसिड है, ये बोरेट है, मेटाबोरेट है। और इसको फर्दर हीट करने से ये बोरिक एनाइड्रेट बनाता है, B2O3, बोरिक एनाइड्रेट। राइट, अब इसमें ना इट हैज
a layer structure in which planar boratine BO3 3 negative ions are joined together with hydrogen bonds. With hydrogen bonds. नहीं, ये मेटाबोरेट अलग है, ये 2 होगा मेटाबोरेट। ये मेटाबोरेट में ये H3BO3 होता है, वो H3BO2 होता है मेटाबोरेट। बोरिक एसिड में मेटाबोरेट इज BO2 ना, बिल्कुल अपन को पता है कि भाई अगर किसी बोरेट आयन से एक O-2 निकालोगे तो उसमें मेटाबोरेट लगता है। BIN पढ़ा ना। बोरिक एसिड ना, जैसे अभी भी कुछ विलेजेस में बोरिक एसिड डाल के फूड वगैरह को, मतलब वेजिटेबल, वो राइस और व्हीट को प्रिजर्व करते हैं। सो बोरिक एसिड इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव, फूड प्रिजर्वेटिव is used as food preservative. और दूसरा, it is used as mild antiseptic. For eye wash. Under the name of boric lotion. Of boric lotion. ये 100% आई ड्रॉप्स जो होते हैं ना, वो बोरिक लोशन से ही बनते हैं। उनमें जो लिक्विड पार्ट, जो एक थिकनेस बढ़ाने के लिए ना, लोशन का थिकनेस बढ़ाने के लिए हमेशा अपन क्या करते हैं, बोरिक एसिड डाल देते हैं, क्योंकि बोरिक एसिड बहुत सॉफ्ट होता है, इतना ज्यादा स्लिपरी होता है कि उसको आइज में भी डालने से आइज में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बोरिक एसिड को। So this is about today's class. ठीक है, ये आज का क्लास है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन डाउट डिस्कस करेंगे और डाउट्स के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। चलो भाई, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होमवर्क जो आपके पास है ना, वो कंप्लीट करना है आपको। ये होमवर्क बहुत है अपने पास, होमवर्क बहुत है अपने पास। एक्सरसाइज 1 जीओसी तो है ही, और थर्मोडायनेमिक्स। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, 2, 3 थर्मोडायनेमिक्स ना। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्मोकेमिस्ट्री मैं डिस्कस करूंगा। ये होमवर्क है आपका। सो जीओसी तो कंप्लीट हो गया। अपन को जो भी ये सारे पार्ट में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। और एस ब्लॉक जिसमें नहीं हुआ वहां एस ब्लॉक भी करूंगा। चलो बाय।